Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 33. Now we are going to discuss about the part 34. Then let's start it. Okay, then here question number 331. Which of the following are the future of the parliamentary government? तो ये हम लोग का जो ये है एम लक्ष्मी नारायण का ये से पॉलिटी का लिया हुआ है। तो ये बहुत ही इजी भी है और डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। पॉलिटिकल होमोजेनिटीज, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेजोरिटी पार्टी रूल्स। ओके, तो हम लोग का क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में पॉलिटिकल हेजेमनीज है, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव भी है। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव भी है हम लोग का और नॉमिनल भी है, नॉमिनेट करके भी हम लोग इलेक्ट करते हैं। देन कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग का कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग का जो मिनिस्टर ये सब बनाते हैं। देन मेजोरिटी पार्टी रूल्स, तो जो भी पार्टी का मेजोरिटी होता है वो ये रूल कर सकते हैं। तो ये हम लोग का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का ये चारों के चारों आ जाते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 3 4। ओके, तो इसका तो एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दी हूँ क्योंकि खुद में वो एक्सप्लेनेशन है तो और देने का जरूरत नहीं था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 332, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। ओके, तो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन के ऊपर में है, तो चलिए देख लेते हैं। इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। ओके, तो ये हम लोग का ये था कि रिजेक्ट किया गया था, वन लैंग्वेज है और वन स्टेट है, ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि एक ही स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज भी बोलने वाले हो सकते हैं। जैसे कि हम उड़ीसा में देखें अपने स्टेट में, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे तो अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग भाषा है, समझ में नहीं आता है कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये रिजेक्ट किया गया है ये थ्योरी को। एक लैंग्वेज एक स्टेट नहीं होना चाहिए। अगर उसका ये है कम्युनिटी, उसका कल्चर सब मिलता है तो वो एक स्टेट हो सकता है। लैंग्वेज के ऊपर ये नहीं किया गया है, तो ये हम लोग का सही है। देन दूसरा क्या है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन इज ऑल्सो कॉल्ड जेबीपी कमीशन। तो ये हम लोग का नहीं है, जेबीपी कमीशन के द्वारा ये नहीं हुआ था, तो यह हम लोग का गलत है। देन 3 नंबर क्या है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेमोजेनिटीज वाज वन ऑफ द 4 फैक्टर रिकमेंडेड बाय 18 रीड्रॉइंग स्टेट बाउंड्रीज। तो ठीक है, ये हम लोग का जो लिंग्विस्टिक है, कल्चरल हेजिमोनी है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग का स्टेट बाउंड्री कर सकते हैं हम। तो ये हम लोग का हो जाता है करेक्ट आंसर। तो देखिए क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द एबोव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, तो हम लोग का कौन कौन सा है यहाँ पे करेक्ट, 1 एंड 3। 2 को छोड़ देने से हम लोग का 1 3 करेक्ट हो जाता है। तो ये सी हम लोग का हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फाजल अली कमीशन। ओके, जेबीपी कमीशन नहीं था, ये फाजल अली कमीशन के ये से हुआ था, अंडर में हुआ था। इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। जेबीपी कमिटी में था वन लैंग्वेज वन स्टेट, बट फाजल अली कमीशन में हुआ था, ये रिजेक्ट किया गया था और इसी को ये किया है। देन यहाँ पे 4 हम लोग का जो 4 फैक्टर दिया है, मेजर फैक्टर दिया है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्कीम के द्वारा हम अपना स्टेट को बना सकते हैं। तो वो क्या है, पहला हम लोग का है प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। देन दूसरा हम लोग का क्या है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेमोजेनिटी। देन तीसरा हम लोग का है फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन होना चाहिए। देन लास्ट वाला हम लोग का क्या है, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज ए होल। ओके, तो ये हम लोग का चारों क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए, तब जाके वो एक स्टेट हो सकता है। Okay, then question number 333. Okay, 333. Consider the following statement regarding Central Drug Standard Control Organization in India. तो अभी जो कोविड के चलते कितने सारा मेडिसिन ये सब का निकलना, ये सब, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या काम करता है, किसके अंडर काम करता है, ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं हम। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग एंड देयर क्लिनिकल ट्रायल इन द कंट्री। ओके, तो यह क्या है, हम लोग का रेस्पॉन्सिबल होता है, जब भी हम उसे अप्रूव करेंगे तो उससे पहले क्या है, ट्रायल करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है सही है कि गलत है। अगर गलत है तो उसे रिजेक्ट किया जाएगा, सही है तो उसे अप्रूवल दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या है, ये पहला हम लोग का सही है। दूसरा नंबर क्या है, CDSCO कम अंडर द एम्बिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलैटिक, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये क्या है, हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ
हेल्थ एंड वेलफेयर में आता है, ये यहाँ पे नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में नहीं आता है, तो हम लोग का सेकेंड वाला रॉन्ग हो जाता है। ओके, देन थर्ड नंबर हम लोग का क्या है, ड्रग कलेक्टर जनरल ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंस फॉर वैक्सीन इन इंडिया। तो हम लोग का जो है DCGI ये क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है और अप्रूव करता है लाइसेंस देने के लिए कि कोई भी वैक्सीन हम यूज कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो ये हम लोग का करेक्ट है। देन 1 and 3 हम लोग का करेक्ट हो जाता है और 2 नंबर गलत है, तो उस हिसाब से हम लोग का आंसर बनता है C। ओके, तो चलिए देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन क्या क्या दिया हुआ है। ओके, देन CDSO फंक्शन अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, तो हम लोग का ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ये करता है। देन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज इंडियाज नेशनल रेगुलेटरी बॉडी, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसको याद रखना है क्योंकि ज़्यादातर आता है स्टेटरी बॉडी ये सब के बारे में, तो ये हमें ध्यान देना है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। फॉर फार्माक्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस, ये मेडिकल डिवाइस के लिए है। Okay, then it discharge function assigned to the central government under the Drug and Cosmetic Act 1940. Under this act, the central authority are responsible for approval of new drug clinical trial in the country. Okay, जो भी हम लोग का ये होता है तो हम लोग का किसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत ये हम लोग का आता है कि कोई भी अगर मेडिसिन कोई भी ड्रग अगर हम लोग का इंडिया में यूज़ करने वाले हैं तो उससे पहले हम क्लिनिकली टेस्ट करना पड़ता है, ट्रायल करना पड़ता है। अगर वो ठीक है देन वी हैव टू अप्रूव दैट वन टू यूज इन आवर काउंट्री। ओके, तो हम लोग का काउंट्री में यूज करने के लिए उससे पहले हमें टेस्ट करना पड़ता है। ओके, देन दूसरा हम लोग का क्या है, DCGI, ये क्या है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स सच एज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। तो कोई भी ये का ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से IV फ्लूइड, वैक्सीन, सेरा, ये सब अगर ये करना है तो उसके लिए क्या है, लाइसेंस का जरूरत होता है, अप्रूवल का जरूरत होता है। और कौन देता है, ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया देते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 334। ओके, 334, consider the following statements with respect to पोंगल शो। ओके, देन पोंगल शो के बारे में हम लोग जानते हैं, लेक है ये, तो ये क्या है, कौन सा जगह में है, कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब स्टेट के कौन कौन सा स्टेट से ये करता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। ओके, तो ये क्या है, हम लोग का वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाला सॉल्ट वाटर लेक है, सबसे ऊंचा में रहने वाला सॉल्ट वाटर लेक है। ओके, देन दूसरा हम लोग का होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द इंडस रिवर बेसिन एरिया, तो ये नहीं है, ये गलत है। देन इट शेयर इट्स बाउंड्री विद द इंडिया, चाइना एंड नेपाल, तो ये भी गलत है। ये हम लोग का कहाँ पे है, लद्दाख में है। दैट मीन्स ये कहाँ से ये करता है, बॉर्डर शेयर कर रहा होगा, तिब्बत से करेगा ना। ओके, देन हम लोग का इनकरेक्ट हो जाता है 2 and 3। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ज़्यादातर हमें ध्यान देना है कि करेक्ट आंसर को पूछ रहा है या इनकरेक्ट आंसर को पूछ रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, जो कि हम लोग करेक्ट को ही गलत मार देते हैं, क्योंकि मे भी हम लोग सोचते हैं हमेशा करेक्ट ही पूछेगा, बट आप लोग का जो 100 क्वेश्चन में से हो सकता है 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे दे जो इनकरेक्ट को पूछेगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर टाइप से हो जाते हैं ना, 100 में से 10-15 क्वेश्चन पूछेगा इनकरेक्ट वाला, इसलिए स्टूडेंट ज़्यादातर उसमें ध्यान नहीं देते। बट जब भी आपको इनकरेक्ट दिखाई दे उससे में आप सर्कल लगा लीजिए या टिक मार के रख दीजिए, तब कि ध्यान में आए कि ये इनकरेक्ट को ही टिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का कौन सा इनकरेक्ट है, 2 and 3। 1 हम लोग का करेक्ट है क्योंकि हाईएस्ट में है, सबसे ऊपर में है हम लोग का सॉल्ट वाटर लेक, और बाकी जितना दिया हुआ है वो गलत है। तो स्टेटमेंट 1 हम लोग का करेक्ट है, पोंगल सो इज द वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। ओके, ये सबसे हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है वर्ल्ड का, इंडिया का ही नहीं पूरा वर्ल्ड का भी ये हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। और दूसरा क्या है हम लोग का 2 नंबर में जो रॉन्ग है वो क्या है, इंडस रिवर बेसिन का एरिया नहीं है, और ये क्या है, तिब्बत से ये करता है, बॉर्डर शेयर करता है। ओके, ये हम लोग का ईस्टर्न लद्दाख में है और वेस्ट तिब्बत के बीच में पड़ता है, तो तिब्बत के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ओके, देन 334 संकल्प स्कीम एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। तो हम लोग का संकल्प स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड करता है वो देखेंगे। इरेडिकेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो गंदगी ये सब उठाते वो लोग के लिए ये था।
तो ये नहीं है हम लोग का। देन infusing quality in skill development program in making them market relevant and accessible, तो ये हम लोग का क्या है, स्किल डेवलपमेंट के लिए था, ठीक है। देन प्रोवाइडिंग पेंशन ऑन द unorganized sector workers as well as all age group. Then third last one है rehabilitation of the homeless and destitute person and provide them with suitable sources of livelihood. तो हम लोग का ये स्किल के लिए था, ओके, स्किल डेवलपमेंट के लिए था। तो इन्फ्यूजिंग क्वालिटी इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन मेकिंग देम मार्केट रिलेवेंट एंड एक्सेसिबल के लिए था संकल्प स्कीम, ओके। देन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। संकल्प एक्विजिशन एंड स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, दैट इज ए संकल्प, ओके। उसका फुल फॉर्म है ये स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, ओके। इट इज एन आउटकम ओरिएंटेड प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो किससे सपोर्ट किया जा रहा है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट हो रहा है ये इसको, और ये ओरिएंटल प्रोजेक्ट है। The project focus on the overall skilling ecosystem covering both central and state agency, okay। तो ये किसके द्वारा ये होता है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा होता है। और दूसरा ये किसको ये किया जाता है, कवर किया जाता है, कौन कौन सा एरिया को, सेंट्रल को भी और स्टेट को भी ये कवर करते हैं। जो हम लोग का MSDE और बैंक ये सब का है, इस चीज से आता है। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। It aim to build a pool of quality trainer and assessors, okay। तो ये क्या है, इसका क्या एम है, ये क्वालिटी ट्रेनर बनाना चाहता है और उसका एसेसर करना चाहता है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 336 मेडबोट, ओके। मेडबोट हम लोग न्यूज़ में देखे थे 2020 में। तो ये किसके बारे में पूछा गया था वो देखेंगे। सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज ए रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली टू डिलीवर फूड, ओके। तो ये रिमोट कंट्रोल ट्रॉली है जो डिलीवर कर सकते हैं फूड ये सब को और मेडिसिन को कोविड पेशेंट के लिए। इट वाज डेवलप बाय, तो ये कौन डेवलप किया था, किसके द्वारा ये डेवलप हुआ था, जो ट्रॉली के टाइप से था वो मेडिसिन ये सब क्या है, रिमोट कंट्रोल के द्वारा वो जाएगा, जो पेशेंट के पास में वो जाएगा, फूड लेके जाएगा या मेडिसिन लेके वहाँ जाएगा और वो उसे प्रोवाइड करेगा। तो ये हम लोग का क्या है, इंडियन रेलवे द्वारा ये डेवलप किया गया था। तो हम लोग का हो जाएगा इंडियन रेलवे, ओके। ये जो हम लोग का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, ज़्यादातर इसी में बच्चे धोखा खा जाएंगे कि मे भी हो सकता है ये मेडिकल साइंस के द्वारा क्या हो, क्योंकि ये क्या है पेशेंट के लिए है, तो नहीं है, ये इंडियन रेलवे के द्वारा। फिर दूसरा हम लोग का ऑप्शन में था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसमें भी हम ज़्यादातर बच्चे सोचेंगे कि शायद मेडिकल रिसर्च के द्वारा, या फिर DRDO, ये भी ऑप्शन में अगर आ जाता है। ये तीनों के तीनों अगर हम लोग देखेंगे, ए नंबर को हम लोग काट के तीनों में से कोई ना कोई एक को हम लोग टिक मार के आएंगे, क्योंकि डी ज़्यादातर हम सोचेंगे कि DRDO के द्वारा ये क्या हुआ होगा, और अगर उससे सोच छोड़ेंगे तब भी हम सोचेंगे कि मेडिकल रिसर्च या फिर मेडिकल साइंस द्वारा ही हुआ होगा। लेकिन ये नहीं है, तीनों के तीनों गलत है, हम लोग का इंडियन रेलवे सही है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे धोखा खा जाएंगे। तो ध्यान देना चाहिए कि मेड बोर्ड क्या है, वो इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया वाला एक ट्रॉली है जो कोविड पेशेंट को खाना और मेडिसिन पहुँचाता है, ठीक है। Okay, question number 337 with reference to trade activities during the early medieval South India, which of the following statement is are correct? तो हम लोग का जो अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया के बारे में है, तो कौन सा ये ट्रेड एक्टिविटी के बारे में करेक्ट है, कौन सी जगह में कौन सा ट्रेड होता था उसके बारे में थोड़ा बहुत है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, देन ये है मामलापुरम वाज ए ट्रेडिंग पोर्ट डेवलप्ड अंडर द पल्लव and Nagapattinam become a prominent trading port in the Chola period। तो मालापुरम क्या है, ये पल्लव का है, थोड़ा सा ये नॉर्थ साइड में है, मतलब साउथ इंडिया है बट नॉर्थ साउथ है। देन चोला पीरियड का जो नागापट्टनम है, जो हम लोग का कहाँ पे पड़ता है, ये नागापट्टनम तमिलनाडु साइड में पड़ता है, तमिलनाडु में। तो ये चोला पीरियड उस समय ये करते थे, ट्रेडिंग करते थे वो पोर्ट में, ठीक है। तो ये हम लोग का सही है। देन इरिवीरापट्टनम, ओके, विच वेर प्रोटेक्टेड mercantile town emerged as important center of trading during the Chola period। तो ये भी हम लोग का सही हो जाता है। देन हॉर्स वेर इंपोर्टेड फ्रॉम अरेबिया, एलिफेंट वेर इंपोर्टेड फ्रॉम, ओके, देन म्यांमार, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ये है। तो 1 2 3 हम लोग का सही हो जाता है, तीनों के तीनों ही सही है, ठीक है। हम लोग का जो जो बाहर से इंपोर्ट होता था सामान, सिल्क हम लोग का चाइना से आता था,
और दूसरा क्या है हम लोग का यहाँ पे देखिए जो सिल्क है वो चाइना से आता था, फिर रोज वाटर जो है हम लोग का वेस्ट एशिया से आता था, एलिफेंट हम लोग का म्यांमार से आता था, और हॉर्सेस हम लोग कहाँ से लाते थे, अरेबिया से लाते थे। ओके, तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो और ज़्यादा डिटेल में जानने का ज़रूरत नहीं है। मे बी अगर जानना है तो आप लोग ये कर सकते हो, इसको ये स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, या फिर पीडीएफ के लिए आप लोग बोल सकते हो, कमेंट करके आप बताएंगे ना, मैं इसे ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग को कोई भी ये में। तो आप लोग का ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आप लोग ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे अगर पीडीएफ का ज़रूरत हो तो, क्योंकि मेरा पास मैं सभी वीडियो बनाती हूँ और उसका पीडीएफ को रखती हूँ। अगर कभी भी कोई भी स्टूडेंट को ज़रूरत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं शेयर करूँगी, और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं है आप लोग का लिए, ठीक है। ओके, देन 338 द गोल्डन क्रेस्केंट रीजन notorious for production of opium comprises of which of the following country। तो ये हम लोग का न्यूज़ में भी बहुत था 2020 में, तो ये है, तो हम लोग का ये क्या है, ओपियम जो है ये है गोल्डन क्रेस्केंट बनाते हैं, ओपियम स्टेट है, मतलब ओपियम जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो कौन कौन सा जगह है उसके बारे में है। ओके, देन ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो हम लोग का क्या है, ये ईरान हो जाता है, अफगानिस्तान होता है और पाकिस्तान होता है, ठीक है। 1, 3 and 4 2 को काट के हम लोग का 1, 3 and 4 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर प्लेग्ड बाय द ड्रग मेनेंस फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन एंड अब्यूज इन दिस स्टेट इंक्लूड क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ ड्रग मेनली originating from golden क्रेस्केंट। ओके, देन comprising अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। तो इंडिया हम लोग का क्या है, ये तीनों जगह को गोल्डन क्रेस्केंट की तरह ये करता है और सप्लाई भी करता है ये जो ओपियम होता है। ओके, तो हम लोग का 339 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हरिहरा एंड बुक्का। ओके, देन हरिहर और बुक्का के बारे में है, ये कौन सा ये को फाउंड किए थे, कौन सा डायनेस्टी को, उसके बारे में है। दे वर द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर एंड बिलोंग टू द संगम डायनेस्टी। तो ये हम लोग का सही है। Then they were originally the feudatories of Kakatiya of Warangal, ये भी सही है। They were the contemporaries of Muhammad bin Tughlaq, the Sultan of Delhi, ये भी सही है। जब वो लोग ये थे तो उस समय क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक वो लोग को ये करके ले गए थे प्रिजन में बना के, और वहाँ पे रखे थे। फिर जब वापस आए तो वो लोग ये डायनेस्टी को शुरू किए थे, विजयनगरम डायनेस्टी, जो उसका पिताजी के नाम पे विजयनगर रखा हुआ है, ठीक है। और ये तुंगभद्रा रिवर के साइड में बसा हुआ है, जो कि आज के अगर ये में देखेंगे हम लोग करंटली वो एरिया, तो हम लोग का कर्नाटका में पड़ता है। देन 1, 2 and 3 हम लोग का सही है। थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, उसके बाद में आगे लास्ट वाला क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय द हरिहरा बुक्कू इन, कब किए थे, 1936 में, हु क्लेम टू बी द डिस्केंडेंट ऑफ द यादवा रूलर ऑफ देवगिर। ओके, देन दूसरा क्या है, दे आर ओरिजिनली इन द सर्विस ऑफ द काकतिया रूलर ऑफ वारंगल। बोलो क्या है, ओरिजिनली देखा जाए तो काकतिया रूलर्स, वारंगल का जो काकतिया रूलर था उसके लिए वो लोग सर्व कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे, जो रुद्रदेव था उसका हेड। ओके, देन बाद में क्या है, वो लोग खुद का डायनेस्टी बनाए, विजयनगरम डायनेस्टी, ठीक है। देन मोहम्मद बिन तुगलक वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1325 एंड 1351, सो हरिहरा एंड बुक्का वर हिज contemporaries। ओके, एज पर वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ देयर origin, when Muhammad bin Tughlaq raided the Karnataka region, both the brothers were carried off Delhi as prisoner in 1324। ओके, देन वो लोग को क्या है, प्रिजनर बना के ले गए थे 1324 में। देन 1336 में दे इस्टेब्लिश द न्यू स्टेट विथ इन इट्स कैपिटल एट विजयनगर, द न्यूली बिल्ड सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। ओके, ये तुंगभद्रा रिवर के साउथर्न साइड में ये डायनेस्टी को बनाए थे, या वो सिटी को वहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे। देन द संगम डायनेस्टी वाज क्रोनोलॉजिकली द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर। ओके, तो संगम डायनेस्टी क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो उसका फर्स्ट डायनेस्टी कौन सा हो जाता है, विजयनगर एम्पायर होता है। ओके, एंड फाउंडेड बाय दिस ब्रदर्स, और ये हरिहर और बुक्का दोनों ही बनाए थे और उसके पिताजी के नाम पे ये रखा हुआ था, ठीक है, जो विजयनगर था, विजय था, देन विजयनगर डायनेस्टी करके नाम दिया। देन आज का लास्ट वाला क्वेश्चन है 340, विच ऑफ दिस इज ए ग्लोब पपेट्री ट्रेडिशन परफॉर्म इन द अराउंड लखनऊ। तो मैं पहले भी आप लोग को ये पढ़ा चुके हूँ,
जो पपेट्री, इंडियन पपेट्री के बारे में। तो आप लोग चाहो तो मे भी हो सकता है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ना भी हो तो आप भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में चैनल में आप जाके देखेंगे, जो हम लोग का आर्ट एंड कल्चर का प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें दिया हुआ है। और इसका क्या है, पूरा डिटेल में ये पपेट्री के बारे में दिया हुआ है, और साथ में क्या है उसका मेमोरी ट्रिक भी दिया हुआ है। तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जानने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा लखनऊ के अंदर पड़ता है, कौन सा पपेट्री है। देन कालुआ बेलुआ, तो ये हम लोग का लखनऊ में नहीं है। देन गुलाबो सीताबो, लखनऊ कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश। तो ऊपर से फूल भी बरसा रहे थे, गुलाब वाला फूल जो हम लोग का मेमोरी ट्रिक में था। तो गुलाबो सीताबो कहाँ का है, लखनऊ का होना चाहिए। तो हम लोग का बी करेक्ट हो जाता है। काट कंधे ये रावण छाया, ये क्या है, ओके रावण, हम लोग जो ट्रिक में याद किए थे। ओडिशा का, ओ से ओडिशा, के से कंधे, रावण से रावण छाया। तो हम लोग का जितना भी कंधे नाम से आता है पपेट्री, वो सब क्या से, ओडिशा से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। आप लोग चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो जाके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेमोरी ट्रिक के साथ में बनाई हूँ, और पूरा डिटेल में भी एक वीडियो बनाई के रखी हूँ, एक नहीं बहुत सारा, मैं भी 2 या 3 वीडियो उसका बनाई हूँ। तो ये देख लेते हैं, गुलाबो सीताबो क्या है, ये ट्रेडिशनल ग्लोब पपेट है, थिएटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश का है ये। फिर हम लोग का कालुआ बेलुआ कहाँ का है, आसाम का है ये, पुतला नाच कहते हैं इसे, ये स्ट्रिंग पपेट है। कंधे क्या है, काठी कंधे, ये कहाँ का है, रॉड पपेट्री है, ओडिशा का। रावण छाया ये भी क्या है, शेडो पपेट्री है, ओडिशा का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और भी लेके आऊँगी। और दूसरा हम लोग का जो आर्ट एंड कल्चर चल रहा है अभी फेस्टिवल के बारे में, तो फेस्टिवल खत्म होते ही मैं टेम्पल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में लेके आऊँगी। उसके बाद हम लोग का आर्ट एंड कल्चर खत्म हुआ तो मैं ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री कुछ भी आप लोग के लिए लेके आऊँगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिसको भी आप शेयर करोगे, मे भी हो सकता है वो स्टूडेंट हो या फिर जो ये हो सकते हैं एस्पिरेंट हो सकते हैं, तो वो लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बिकॉज ये सब क्या है, जितना भी हम लोग का टेस्ट सीरीज ये सब होता है उसके लिए बहुत सारा रुपया देना पड़ता है। फिर ऊपर से क्या है, उसका साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप क्वेश्चन को ये करके भेजने के बाद में कुछ दिन के बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर जाके आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। मे बी इसमें लग सकता है 10-15 दिन का वक्त, बट यहाँ पे क्या है, हम लोग साथ साथ उसका डिस्कशन भी कर लेते हैं, तो हम लोग के लिए इजी हो जाता है लर्न करने के लिए। तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए, और जो मैं भी आर्ट के ऊपर लेके आई हो आर्ट एंड कल्चर का, वो भी हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट ना भी हो तब भी हम एक इंडियन है तो अपना कल्चर को जानना जरूरी है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।